हे एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश देशवाल। वेलकम टू DRIS अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर देखिए, फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट चैप्टर का मतलब क्या है? यहाँ पर ये 8 क्लास में आ चुके हैं। 8 क्लास में हम पॉलिटी को लेकर चल रही हैं। 6 क्लास 7 क्लास को हमने पार कर लिया है। 6 और 7 यहाँ पर ऐसी थी, तो 6 को भी पार कर लिया, 7 को भी पार कर लिया। अब आ चुके हैं यहाँ पर ऊपर 8 क्लास के अंदर। 8 क्लास के अंदर यहाँ पर क्या देखेंगे? फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान। तो संविधान का आपने नाम हमेशा सुना होगा कि संविधान क्या होता है। संविधान में आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है भाई संविधान? आपने जैसे संविधान का नाम सुना होगा ना, तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि संविधान क्या होता है तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। उनको पता है कि संविधान क्या होता है, उनके माइंड में भी है, पर बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वीडियो लेक्चर इसीलिए है, आराम से देखिए आप। और वीडियो के एंड के अंदर यहाँ पर है, इस चैप्टर के एंड में मेरी आपसे यही आशा रहेगी, यही उम्मीद रहेगी कि आपको आराम से ये बता पाओगे कि संविधान क्या है। संविधान से जुड़े और भी सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आराम से आप दे पाओगे, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो अब आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो लेक्चर को देखिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नियमों की एक बुक है। क्या है? नियमों की एक बुक है जिसके अंदर नियम है लिखे हुए हैं। अब नियम कैसे हो गई भाई? जैसे आपके नियम होते हैं, जैसे मान लो कि आप स्कूल तो जाते हो ना, स्कूल जाते हो तो स्कूल में जाने के आपके नियम होते हैं। स्कूल के अंदर कैसे टाइम पर स्कूल जाना है, समय पर आना है, समय हाफ डे को भोजन करना है, वहाँ पर पीरियड होते हैं, पीरियड के अंदर वो वैसे डिसिप्लिन के अंदर रहना होगा। चैप्टर याद करने को दिया तो वो चैप्टर याद कर कर जाना होगा। तो एक डिसिप्लिन होता है। घर के अंदर आते हो तो घर के अंदर भी डिसिप्लिन होता है, बट स्कूल जितना नहीं होता है। घर के अंदर भी डिसिप्लिन होता है कि शाम को घर पर आ जाना है, अगर खेलने जाना है तो एक सीमित टाइम के लिए जाना है। तो हर एक जगह पर एक नियम लागू होते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या होते हैं, बाहर अगर बाइक चलानी है तो बाइक के भी नियम होते हैं। जैसे मान लो कि बाइक को हेलमेट पहन के चलाना है, अधिक स्पीड से नहीं चलाना है। तो वैसे क्या है, वो सारे नियम कहाँ पर लिखे हुए हैं? ये सारे नियम लिखे हुए हैं संविधान के अंदर। तो अब अगर मैं एक लाइन में पूछूं कि संविधान क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक ऑफ रूल्स। यानी कि क्या है? नियमों की एक बुक है। इसे क्या कह देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नियमों की एक बुक है। ठीक है, जिसके अंदर जैसे मान लो कि यहाँ पर ये क्या है, ये एक किताब है जिसके अंदर यहाँ पर ये सारे मैंने नियम लिख दिए हैं कि बाइक चलाएगा इतनी स्पीड पर, हेलमेट पहन के चलाएगा, नहीं चलाएगा तो इतना जुर्माना होगा। ये सारे नियम मैंने क्या किए हैं यहाँ पर, इसके अंदर बुक्स के अंदर मैंने लिख दिए हैं। तो इस बुक्स को मैंने क्या कह दिया? इसको संविधान कह दिया। ठीक है, हमारे देश का शासन कैसे चलेगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, राष्ट्रपति कौन होगा, एंड उसकी पदोन्युक्ति कैसी होगी, उसको हटाया कैसे जाएगा, गलत काम करेगा तो सजा क्या मिलेगी, हर एक चीज़ उसमें लिखी होती है। तो उसे कह देंगे संविधान। यानी कि संविधान क्या है? एक ऐसी बुक्स है, ठीक है, बड़ी सारी, जिसके अंदर क्या है? नियम लिखे हुए हैं, तो उसे कहते हैं संविधान। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि संविधान क्या है। यहाँ पर संविधान देखो, चैप्टर को शुरू करने से पहले ही बता दिया ना मैंने संविधान क्या है। तो चैप्टर के एंड तक सोचो आपको कितना याद होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब शुरुआत करें चैप्टर की। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो संविधान वर्ड मैंने समझा दिया। चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन आपको पता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, अपने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो सारा इस चैप्टर के अंदर यहाँ से पता चल जाता है। यानी कि एक निचोड़ होता है। देखिए, चैप्टर इस अध्याय की शुरुआत होती है एक फुटबॉल के खेल से। एक फुटबॉल के खेल से इस अध्याय की शुरुआत होती है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है, जिसे पैरों से खेला जाता है। फुटबॉल को कैसे खेला जाता है भाई? पैरों से खेलेंगे ना, हाथों से थोड़ी खेलेंगे। फुटबॉल, फुटबॉल का क्या अर्थ हो गया? फुट यानी पैर, बॉल का अर्थ गेंद, यानी कि ऐसी गेंद जिसे पैरों से खेला जाता है। ठीक है, फुटबॉल पैरों से खेलने जाने वाली, नॉट टच हैंड्स ओनली फुट। तो उसको क्या करेंगे? अपने हैंड टच नहीं करेंगे, ओनली पैरों से खेलेंगे, यानी फुट से खेलेंगे, तो उसे कहेंगे यहाँ पर फुटबॉल। इसमें नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, वरना खेल के नियम बदलने से खेल ही बदल जाता है। अब मान लो कि फुटबॉल है, फुटबॉल को अगर आप यहाँ पर हाथों से खेलने लगे तो उसको फुटबॉल थोड़ी कहोगे भाई। अब फुटबॉल नाम तभी पड़ा है ना, उसको फुट से खेलते हैं, यानी कि पैरों से खेलते हैं, तभी तो उसका नाम फुटबॉल पड़ा है। अगर हाथों से खेलने लगे तो फिर वो गेम थोड़ी रहेगा। अब फुटबॉल को अगर हाथों पर लगा लिया, हाथों के टच हो जाए तो उसको फाउल माना जाएगा। फुटबॉल अगर आपने गेम खेला है तो उसके अंदर एक ही व्यक्ति होता है जिसे
हाथ से टच करने का अधिकार होता है। कौन होता है? गोलकीपर। जो गोलकीपर होता है उसी को ये हाथों से टच कर सकता है, बाकी कोई भी अगर हाथों की टच हो जाती है गेंद तो वो फाउल माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इन नियमों को पालन किया जाए फिर तो वो फुटबॉल गेम फुटबॉल रहेगा। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फुटबॉल गेम फुटबॉल थोड़ी रहेगा भाई, फिर तो वॉलीबॉल हो जाएगा ना। फुटबॉल को अगर हाथों से खेलने लगे फिर तो वॉलीबॉल हो गई। अब वो चाहे स्मैशिंग की हो, चाहे कोई शूटिंग हो, चाहे कैसी हो, तो वो वॉलीबॉल हो जाएगी यहाँ पर अगर हाथों से खेलने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही तरह क्या होता है, इसी प्रकार समाज में होता है। प्रत्येक समाज के अपने अपने नियम होते हैं। जैसे यहाँ पर गेम है तो गेम के नियम होते हैं ना, प्रत्येक गेम को अपने अपने नियमों से खेलना पड़ता है। जैसे फुटबॉल के अपने नियम होंगे, पैरों से खेलेंगे। क्रिकेट है तो क्रिकेट के अपने नियम होंगे, क्रिकेट को बॉल और बल्ले से खेलेंगे, तो अपने नियम होते हैं हर एक गेम के। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, समाज के अंदर क्या होता है, प्रत्येक समाज के अपने अपने नियम होते हैं। जैसे कि मान लो जिस समाज में आप रहते हो तो आपके समाज का अलग नियम होगा। दूसरा अगर कास्ट का मान लो या कोई रिलीजन का मान लो, कोई अलग धर्म का लोग रह रहा है तो उनके अपने नियम होंगे यहाँ पर, ठीक है। बड़े समाजों में कई समुदाय आपस में मिलकर रहते हैं। तो जो बड़े समाज होते हैं, बड़े समाज, पहली बात तो समाज किसे कहते हैं? समाज कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। अब मान लो चाहे वो आपका गांव है, चाहे मोहल्ला है, चाहे शहर के अंदर रहते हो, कहाँ पर भी रहते हो, बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो उसे कहते हैं समाज, ठीक है। समाज के अंदर बहुत सारे समुदाय रहते हैं। अब समुदाय को चाहे तो आप ऐसे मान लो कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या कोई रिलीजन के आधार पर मान लो, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि कास्ट के आधार पर मान लो, तो कि एक से अधिक समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे मान लो कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन, पारसी, बौद्ध सारे रहते हैं, ठीक है। तो अब सारे लोग रहते हैं तो उनके अपने अपने नियम हो गए ना, अपने अपने। जैसे मान लो कि दिवाली आती है तो हिंदू धर्म के लोग बहुत खुश होते हैं। वही अगर जैसे गुरु नानक जयंती आती है तो सिख धर्म के बहुत लोग खुश होते हैं। फिर अगर ईद आती है तो मुस्लिम धर्म बहुत खुश होते हैं। तो सभी पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने त्यौहार को। तो प्रत्येक के अपने नियम हैं। और अब आगे देखते हैं, वे नियम आम सहमति से बनाते हैं। अब अगर लोग साथ में रह रहे हैं तो सभी लोग आपस में मिलकर क्या करेंगे, नियम बनाएंगे। जैसे अगर ईद आएगी तो मुस्लिम धर्म कहेगा भी हम तो सेलिब्रेट करेंगे। अगर दीपावली आएगी तो हिंदू धर्म कहेगा भी हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। गुरु नानक जयंती आएगी तब कहेंगे, सिख धर्म वाले कहेंगे कि हम सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको कोई अनुमति। तो सारे धर्म क्या करते हैं, आपस में मिलकर आम सहमति से नियम बना लेते हैं। प्रत्येक जैसे समाज के अपने अपने नियम होते हैं। फिर अब और भी अगर मानना चाहो तो और भी मान सकते हो। जैसे हिंदू धर्म के लोग जैसे मुंह पर वो क्या बोलते हैं उसको, नकाब होता है क्या, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है। तो मुस्लिम धर्म के लोग वो आगे ब्लैक कपड़े पहनते हैं, तो वो गर्ल्स होती है जो नकाब पहनती है। बट हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं करती। तो प्रत्येक समाज के अपने अपने नियम होते हैं, उन्होंने अपनी अपनी चॉइस दी हुई है कि कैसे भी नियम बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये नियम हो गए। फिर आगे, आधुनिक देशों में ये नियम लिखित रूप में दस्तावेजों में मिलते हैं। क्या आधुनिक देश, अब जैसे मान लो कि अब कहोगे कि सर हम यहाँ पर रह रहे हैं, अब कौन सी नियम है? अब भी तो भाई नियम है यहाँ पर, अब कैसे नियम है? अब ये नियम कहाँ पर है? अगर आप यहाँ पर रह रहे हो तो आपके नियम कहाँ पर है? तो मैंने पहले ही बताया कि ये नियम कहाँ पर है, संविधान के अंदर है। तो संविधान एक ऐसी बुक्स है जिसमें नियम लिखी हुई हैं। तो आधुनिक देशों में ये नियम लिखित रूप में दस्तावेजों में मिलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो इन संविधानों के अंदर ये सारे नियम यहाँ पर मिलते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि अब जो आधुनिक देश है, मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, तो मॉडर्न इंडिया है चाहे मॉडर्न कंट्री कोई भी है, तो उनके नियम कहाँ पर मिलेंगे, संविधान में मिलेंगे। प्रत्येक देश का अपना अपना संविधान होता है। अब यहाँ पर ये थीम आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया। क्वेश्चन देते हैं, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, पहली बात तो ये। फिर आगे, संविधान कैसे लिखा गया और किसने लिखा? अब संविधान भाई कैसे लिखा गया था और किसने लिखा था, दो क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चनों के आंसर आपको पूरे चैप्टर को जब आप रीड करोगे यहाँ पर तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे वीडियो लेक्चर को पूरी को देखोगे, जब एंड में पहुंचोगे तो इन दो क्वेश्चनों के साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बाद में कुछ भी पूछूंगा तो आप आराम से इजीली उसके आंसर दे पाओगे। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर के अंदर दोबारा से मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या था, नियमों के आधार पर था। यहाँ पर एक गेम का, फुटबॉल की गेम का एक आपने एग्जाम्पल लिया, उसी के माध्यम से हमने सोसाइटी पर ये बात डालती, अप्लाई कर दी सोसाइटी की। भारत जो समाज होता है, समाज के भी अपने नियम होते हैं, प्रत्येक समाज के अपने नियम होते हैं। अब प्रत्येक समाज के अपने नियम होते हैं, फिर हमने ये डाल दिया कि अब
जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग के जो नियम होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? संविधान में पाए जाते हैं यहाँ पर। तो अब सारी बात आ गई संविधान पर, यानी कि ये घुमा फिराकर बात कहाँ पर ला दी? संविधान पर। तो अब संविधान से जितने भी क्वेश्चन उठेंगे वो अपने यहाँ पर आंसर देंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो दोस्तों अब इस चैप्टर के अंदर अपने क्या देखेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। व्हाट विल बी रीड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में अपने क्या देखेंगे, कौन से पॉइंट आएंगे, वो सारे यहाँ पर अपने को पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन को हमने यहाँ पर कर लिया। इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कि क्या क्या अपने चैप्टर में से पढ़ने वाले हैं। फिर आगे किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो दूसरे टॉपिक की अपनी शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से कि किसी देश, कोई भी कंट्री है तो उसको संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। पहली बात तो संविधान क्या क्या जरूरी है किसी कंट्री के लिए, तो इस क्वेश्चन से अपने यहाँ पर शुरुआत करेंगे इस दूसरे टॉपिक की, और इसके अंदर में से जानने की कोशिश करेंगे अदर क्वेश्चन भी। फिर नेपाल में लोकतंत्र यहाँ पर नेपाल के अंदर क्या हुआ, कैसे लोकतंत्र को लेकर क्या जन संघर्ष हुए, तो वो देखेंगे। फिर आगे लोकतंत्र में संविधान के कार्य, जो लोकतंत्र होता है तो उसके संविधान के क्या कार्य होते हैं वो देख लेंगे। एंड 5 नंबर देखेंगे भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य लक्षण यानी यहाँ पर देखेंगे संघवाद, फेडरलिज्म, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट एंड धर्मनिरपेक्षता। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही विस्तार से आराम से समझकर इनको करेंगे। और लास्ट के अंदर आप में से इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको पता ना हो। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। आपकी डेली लाइफ के अंदर जैसे एग्जाम्पल यूज होते हैं तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आपको इनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से पूछ ले, तो आप इजीली यहाँ पर आंसर दे पाओगे। तो अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि कोई भी देश है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है भाई किसी देश को संविधान की जरूरत है। तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि संविधान क्या होता है, नियमों की एक किताब है जिसके अंदर नियम लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उस किताब की जरूरत क्यों पड़ती है किसी देश को, क्या उसके बिना संविधान के बिना क्या देश नहीं चल सकता। तो ये अपने यहाँ पर देखते हैं इस टॉपिक के अंदर। देखो यहाँ पर संविधान नियमों का एक ऐसा समूह जिसे देश के लोग अपने देश को चलाने के लिए अपनाते हैं, ठीक है। ये संविधान की डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नियमों का एक समूह है जिसे देश के लोग अपने देश को चलाने के लिए अपनाते हैं। तो देखो दोस्तों ये क्या होता है, नियमों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ यहाँ पर रूल्स। तो एक नियमों का समूह होता है जिसे देश के लोग अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं? देश को चलाने के लिए। क्या इसके बिना नहीं चल सकता? नहीं चल सकता। कोई भी देश होता है तो उसे नियमों की आवश्यकता होती है। अब कोई भी काम है अच्छा या बुरा डिसाइड कौन करेगा, तो ये नियम डिसाइड करेंगे। मान लो जैसे पीएम है तो पीएम यहाँ पर पैसे बांटने क्या अच्छा काम है या बुरा काम है, तो ये दोनों ही हो सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर स्टेट है तो स्टेट के अंदर मान लो कि पीएम जैसे नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, गुजरात के लोगों को ही पैसे बांटा जा रहा है, पैसे बांटे जा रहा है, तो ये गलत काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने सिर्फ गुजरात को बांटा है। लेकिन वही पीएम अगर पूरे यहाँ पर जितने भी स्टेट है सभी को इक्वल बांटे तो वो क्या होगा, एक अच्छा काम होगा। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि गरीबों को उसने पैसे बांटे। तो ये डिसाइड कौन करता है अच्छा या बुरा काम? ये डिसाइड करता है यहाँ पर संविधान कि कौन सा काम अच्छा होगा, कौन सा बुरा काम होगा। अगर बुरा काम किया है तो उसका दंड कौन क्या होगा, क्या उसे फांसी दे दी जाएगी? अब अगर पीएम ने पैसे बांटे हैं तो क्या उसे फांसी दे दी जाएगी या उसे जेल में डाला जाएगा या उसे जुर्माना देना होगा? तो ये भी दंड कौन डिसाइड करता है? ये भी कौन? संविधान डिसाइड करता है। अगर उसने अच्छा काम किया है, सभी देशों को पैसे बांटे हैं, सभी स्टेटों को अगर पैसे बांटे हैं तो अच्छा काम किया तो उसे क्या इनाम मिलना चाहिए, तो वो भी संविधान डिसाइड करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल जैसे साइबर सिक्योरिटी। आपको पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी हैकर होते हैं। तो हैकर दो प्रकार के उसके काम से डिवाइड होता है। हैकर अच्छे और बुरे दोनों ही हो सकते हैं। जैसे अगर वो सरकार के अंडर में रहकर काम कर रहा है, एक अपनी सिक्योरिटी लाइन के अंदर में काम कर रहा है, सरकार के अंडर में भी सरकार ने इतना एरिया बनाया कि इसके अंदर अगर काम करेगा तुम तो ये सही माना जाएगा। अगर वो इनलीगल तरीके से बाहर
काम करता है, किसी देशों को लूटता है या कोई बैंकों को लूटता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसे अपराधी घोषित किया जाएगा, अब उसे दंड दिया जाएगा। तो ये काम कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा संविधान। ओके, तो नियमों की तो आवश्यकता होती है, ये तो डिसाइड हो गया। अब जैसे बाइक चलाना हो गया, तो बाइक चलाने पर भी अब मान लो कोई 120 पर चला रहा है, कोई 200 पर चला रहा है, ठीक है। अब इतनी स्पीड से अगर चलाएगा तो एक्सीडेंट तो होगा, अपना तो होगा, दूसरा भी मारा जाएगा। अब तो उसका जिम्मेदार कौन होगा यहाँ पर, तो वो भी ये डिसाइड करेगा संविधान। यहाँ पर कितनी स्पीड में चलाना है, कितने में नहीं चलाना है, क्या उसको रूल होने चाहिए। तो नियमों की तो यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। ये तो आपको पता है कि नियमों के बिना, डिसिप्लिन के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता है, तो डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर राजा के हाथ में होता था, संविधान नहीं होते थे, पहले राजा के हाथ में होता था सारा नियम वगैरह बनाना। लेकिन अब क्या हुआ है, अब संविधान के अंदर अब संविधान ही राजा है यहाँ पर। तो आई होप आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए। तो फिर आगे उद्देश्य देखते हैं इसका। यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकता है। तो अपने इच्छा के अनुसार देश को कैसे रच सकता है दोस्तों, तो अब मान लो कि यहाँ पर अगर मैं हूँ, तो मैं अगर कोई ब्रिटिश का संविधान लिख कर आऊँ, तो वो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रिटिश वाले हमारा संविधान है, तो वो तो मेरा होगा ना, मैंने लिखा है। अब ब्रिटिश के लोग यहाँ पर भारत में संविधान लिख कर जाए, तो वो अपना संविधान थोड़ी कहलाएगा। जब अपने देश के लोग ही खुद मिलकर संविधान को लिखेंगे, तब कहेंगे कि ये अपना संविधान है। अपना संविधान, अपने को पता है यहाँ पर कैसी सिचुएशन है, कौन सा वर्ग दबा हुआ है, कौन सा उठाना है, कौन सा क्या हो रही है, कौन से काम किससे हैं, तो अपने को पता है, तो उसी के अनुसार नियम बनाना। अब मान लो कि ब्रिटिश के अंदर क्या है, ब्रिटिश के अंदर मान लो कि वुमेन्स है या उनको सिक्योरिटी फुल मिली हुई है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो उनकी सेफ्टी फुल है। यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, तो अपने को पता है ना यहाँ पर सेफ्टी देनी है या कोई और चीज़ क्या है, तो अपने नियम बनाएंगे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, उनको पता था कि एससी और एसटी यहाँ पर जातियाँ नीचे दबी हुई है, तो उन्होंने ऊपर उठाने के लिए क्या कर दिया, उन्होंने अलग से नियम बना दिया कि यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा इनको हर एक चीज़ के अंदर, तो वो ऊपर उठ गई और इक्वल आ चुकी है अब, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, तो कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति है, अपने को पता होता है अपनी मुसीबतें। अब अगर आप घर में रहते हो, तो आपके घर की आपको पता होगा ना। अब अपने देश में रह रहे हैं, तो अपने को पता है भी यहाँ पर क्या मुसीबतें हैं, क्या नहीं है। तो अपने देश को उठाने के लिए हम खुद जो संविधान बनाएंगे, तो वही है कि जो जैसा यहाँ पर लोग होंगे, जैसे लोग होंगे, तो वो वैसे यहाँ पर संविधान बनाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार संविधान बनाएगा, वैसे नियम बनाएगा, तो वैसे संविधान को रच सकता है। सिंपल। ओके, आगे देखते हैं। संविधान सभी लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, संविधान होता है। जितने भी सभी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, उन सभी के पास में संविधान होता है। लेकिन जिन देशों के पास में संविधान हो, उन्हें यह नहीं कहा जा सकता है कि ये डेमोक्रेटिक होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर अब ए व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति जो है, इसके पास में यहाँ पर संविधान है, ठीक है, ए व्यक्ति के पास में संविधान है, तो इसे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री ही होगा। ओके, आपके पास में, जैसे मैं अगर आपको ये बुक्स दे दूं, यहाँ पर आपको पकड़ा दूं कि ये ले तेरे पास में संविधान है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो देश तेरे वाला डेमोक्रेटिक ही होगा। ओके, अगर मैं कहूँ कि मैं लोकतांत्रिक देश हूँ, मैं लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ, तो मेरे पास में ये 100% श्योर है कि मेरे पास में संविधान होगा। तो यही बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फिर आगे देखिए दोस्तों, संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी। संविधान सभा के गठन, यहाँ पर ये वर्ड कन्फ्यूज करेगा, संविधान और सभा। सभा होता है लोगों की, जिसमें लोग होते हैं 5, 6, 7, 8 जितने भी हो सकते हैं, तो वो सभा कहते हैं उसे। और संविधान का मतलब यानी कि संविधान बनाने के लिए सभा की तो जरूरत पड़ी होगी, कोई एक व्यक्ति तो नहीं बनाया संविधान, बहुत सारे लोगों ने, जैसे 289, 300 लोगों की यहाँ पर सभा हुई थी, तो सभी ने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर गठन की मांग की थी। संविधान सभा के गठन की मांग कब की, 1934 के अंदर। 1934 में क्या था, अंग्रेजों का शासन था, भारत के लोगों का तो शासन था नहीं भारत का, तब अपने गुलाम था इंडिया हुआ था आज़ाद 1947 के अंदर, 1947 में। तो 1934 के अंदर ये गुलाम था, तब मांग हुई थी, पहली बार किसी ने कहा था कि संविधान बनना चाहिए। फिर आगे संविधान सभा का गठन कब किया गया भी, संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा जितने भी लोग थे वो मिलकर आ गए भी हम यहाँ पर संविधान बनाएंगे। तो ये कब ऐसा अवसर आया, ये आया 1946 में, 1946 के अंदर, ठीक है। फिर संविधान तैयार कब हुआ, संविधान तैयार हुआ यहाँ पर 24 नवंबर 1949 को, यानी 24 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था।
आगे संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था। अब कहोगे कि सर एक डेट और भी होती है यहाँ पर, 26 जनवरी को सेलिब्रेट क्यों करते हैं, 26 नवंबर को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं भाई क्योंकि संविधान 24 नवंबर को बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन उसमें से 5 या 6 नियमों को 26 नवंबर को लागू किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर 26 जनवरी को पूरी तरह से जितने भी यहाँ पर संविधान था वो पूरा संविधान लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। आई होप आपको ये सारा समझ में आ चुका होगा, हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर फिर से देखिए, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए क्योंकि देश को चलाना है, और देश को चलाने के लिए नियमों की जरूरत होती है, तो इसलिए संविधान की जरूरत होगी। फिर आपने ये देखा था कि सभी जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उनके पास में क्या होता है? संविधान होता है, लेकिन जिनके पास में संविधान हो वो लोकतांत्रिक देश है या नहीं ये कहना मुश्किल है। तो ये बाद में अपने ये देखा कि संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार 1934 में हुई थी। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान बनकर कब हुआ? 24 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लागू कब हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। एंड कोई बड़ी ऐसी कोई बात ही नहीं है, रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें जो समझ में ना आए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे इस पॉइंट में यहाँ पर देखते हैं नेपाल में लोकतंत्र। नेपाल में लोकतंत्र, नेपाल के अंदर लोकतंत्र कैसे? नेपाल अपना पड़ोसी देश है, आपको पता ही होगा। जैसे कि मान लो ये इंडिया की लोकेशन होती है, ठीक है, ये इंडिया की लोकेशन है, तो यहाँ पर क्या आता है? नेपाल आता है। ओके, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर नेपाल है, और इसी के साथ में भूटान है। कहेंगे सर मैप देखो कैसा बनाया है तो मैप भाई कोई बात नहीं, अच्छा है आपको समझाने के लिए तो इतना ही। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर नेपाल में 1990 में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। नेपाल में 1990 के अंदर, 1990 जो अभी हुआ है, अभी यहाँ पर जस्ट बैक साइड में गया ही है, ठीक है, अभी 1990 में लोकतंत्र की यहाँ पर स्थापना हुई थी। तो 1990 के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। यह भी व्यवस्था 2002 तक चली थी, 2002 तक चली थी, यानी कि आपका जन्म डेट होगी तब तक चली थी। ओके, यह व्यवस्था 2002 तक चली थी, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि 1990 से लेकर 2002 यानी कि 12 साल तक की लोकतंत्र रहा था। फिर आगे क्या हो गया, आगे देखते हैं। 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने माओवादियों का बहाना बनाकर सत्ता अपने हाथों में ले ली। माओवादी क्या होते हैं? माओवादी यानी कि देश के अंदर के ऐसे लोग जो देश को हानि पहुंचाते हैं। तो राजा ज्ञानेंद्र था यहाँ पर, राजा ज्ञानेंद्र ने ऐसे बहाने बनाए। क्यों बहाने बनाए राजा ने? कि यहाँ पर जितने भी क्या हो रहा है कि माओवादी है, माओवादी अटैक कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रही हैं, तो इस तरह की अफवाहें फैलाकर क्या कर दी, जितनी भी सत्ता थी, सत्ता का मतलब होता है शक्ति, जो शक्ति थी वो अपने हाथों में ले ली। तो पहले किसके हाथों में थी? पहले संविधान की, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में संविधान बना था 1990 में, तो लोकतंत्र के यहाँ पर संविधान के हाथों में शक्ति थी। बट 2002 में यहाँ पर राजा ज्ञानेंद्र ने ऐसा बहाना बनाकर अपने हाथों में शक्ति ले ली, सत्ता ले ली, ठीक है। अब सत्ता बोलूंगा मैं, शक्ति नहीं बोलूंगा यहाँ पर। ओके, तो सत्ता, शक्ति को सत्ता कहते हैं, तो सत्ता अपने हाथों में ले ली यहाँ पर। फिर आगे 2005 में माओवादियों ने राजनीतिक दलों से 12 सूत्री समझौता कर लिया। अब जो माओवादी थे, माओवादियों ने क्या, पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं उनसे 12 सूत्री समझौता कर लिया। अब गौ कि सर ये समझौता क्या होता है? समझौता यानी कि यार संधि, ठीक है, संधि कर ली। जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उनसे 12 संधियां कर ली, 12 सूत्री संधियां कर ली, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर क्या हुआ, 2006 तक लोकतंत्र को लेकर चल रहा आंदोलन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। अब लोग तो वहाँ के वैसे ही परेशान थे। 2002 के अंदर तो जैसे राजा ने अपने अंदर सत्ता ले ली, अपने हाथों में शक्ति ले ली, जो वहाँ पर पहले संविधान के हाथों में थी, पहले बाद में अपने हाथों में ले ली शक्ति। राजा अपने अनुसार कार्य करने लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर निरंकुश हो गया ना, राजा अपने सारी शक्ति राजा के हाथ में आ गई, तो वो मनमानी काम करने लगा। मनमानी काम करने के बाद में यहाँ पर 2005 में माओवादी थे वो राजनीतिक पार्टियों से मिल गए। उसके बाद में क्या हुआ, जो लोग थे वो वैसे ही आक्रोश हो पड़े थे भी, राजा हमारा क्या कर रहा है, क्या ऐसे कर रहा है, हमें लोकतंत्र देश चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। तो लोग पुकार रहे थे कि हमें लोकतांत्रिक देश चाहिए। तो ये जो आंदोलन चल रहा था लोगों के बीच में, ये 2006 के अंदर फुल सीमा पर पहुंच चुका था, यानी कि पानी उबाले मार रहा था और ऊपर ढक तक पहुंच चुका था, बस फटने वाला था यहाँ पर कुकर। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आगे देखिए। 2008 में नेपाल से राजतंत्र का अंत हुआ। 2008 के अंदर क्या हुआ, राजा को उखाड़ फेंक दिया, ठीक है, उखाड़ फेंक दिया। तो राजा को उखाड़ फेंक दिया तो आगे क्या हो गया, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश बन गया नेपाल। ओके,
दोबारा देखते हैं 1990 में क्या हुआ, नेपाल के अंदर यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई और यहाँ पर संविधान बनाया गया। संविधान इस आधार पर बनाया गया कि यहाँ पर नेपाल के अंदर एक राजा होगा और राजा के हाथ में यहाँ पर सत्ता होगी। ठीक है, ये संविधान था। संविधान ऐसे नहीं था कि सारी शक्ति, संविधान अपने जैसे इंडिया जैसा नहीं था। जो यहाँ पर संविधान बना था वो इस आधार पर बना था कि सारी सत्ता राजा के हाथों में होगी और उसकी एक यहाँ पर जो साथ में जो मंत्री परिषद होती है वो संयोग कार्य करेगी। फिर आगे 2002 में क्या हुआ था, 2002 के अंदर ज्ञानेंद्र ने जो यहाँ का राजा था उन्होंने अपने हाथों में सारी शक्ति ले ली। 2005 के अंदर जो यहाँ पर माओवादी थे, माओवादी वो पॉलिटिकल पार्टी से मिल गए। 2006 के अंदर क्या होते हैं, 2006 के अंदर आंदोलन अपने चरम सीमा तक पहुँच जाता है। 2008 में क्या होता है, 2008 के अंदर राजा को उखाड़ फेंकती हैं और लोकतांत्रिक देश बन जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, अब लोकतांत्रिक देश तो बन गया। पहले यहाँ पर देखो संविधान क्या, संविधान सिर्फ एक ही था। यहाँ पर संविधान 1990 में बना था, वो भी इस आधार पर था कि सत्ता सारी की सारी किसके हाथ में होगी, राजा के हाथ में। फिर वो यहाँ पर लोकतांत्रिक देश थोड़ी कहलाएगा अगर सत्ता राजा के हाथ में होगी। अगर राजा होगा फिर लोकतांत्रिक देश कैसे बनेगा। तो जिसमें राजा हो ही ना, लोगों का शासन हो, वो होता है लोकतांत्रिक देश। फिर आगे यहाँ पर अब यहाँ पर संविधान तो खत्म हो चुके हैं संविधान, वो तो अब संविधान के नए की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर नेपाल के लोगों ने 2015 के अंदर नया संविधान बनाया और 2015 के अंदर नेपाल के लोगों ने एक नए संविधान को अपना लिया। ठीक है, 2015 यानी कि अभी से 7 साल पहले ही यहाँ पर नेपाल में क्या किया है, अपनाया है संविधान को। ओके, समझ में आ गया। कोई ज़्यादा ऐसे रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ही सिंपल था और कुछ नहीं है। अब इससे इन कहानी से जो भी क्वेश्चन निकलेंगे वो इसी सेपरेट वीडियो के अंदर साथ में लिंक कर देते हैं। अब इससे क्वेश्चन निकालते हैं, क्या निकलते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों अब आगे यहाँ पर देखते हैं, जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। जब संविधान पहले से ही था नेपाल के अंदर तो फिर नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। अपने को ही पता है कि संविधान तो पहले से ही था, बट आगे पूरा देखो। कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। क्या कि कुछ समय पहले क्या था, नेपाल राजतंत्र था। राजतंत्र किसे कहते हैं, जिसमें राजा का शासन होता है, और वहाँ राजतंत्र था और वहाँ राजा का शासन था। फिर 1990 में संविधान इस बात पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राज्य के पास में होगी। 1900 संविधान में भले ही संविधान 1990 में के अंदर जो संविधान बना था, नेपाल को जो अपनाया था, नेपाल ने कहा था कि चलो हम ये संविधान को अपना लेते हैं। तो वो संविधान किस पर आधारित था, वो आधारित था राजतंत्र पर। जैसे आधारित था कि जितनी भी सर्वोच्च सत्ता होगी देश की, जो भी सर्वोच्च सत्ता होगी, सत्ता यानी शक्ति होगी, देश की शक्ति, तो वो राजा के पास होगी। ठीक है, इस बात पर आधारित था। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में ये होता है कि देश की सत्ता किसी के हाथों में नहीं होगी, जनता के हाथों में होगी। जनता जिसे चुनेगी वही राजा होगा। बट यहाँ पर कुछ और था कि 1990 में पहले यहाँ पर राजतंत्र तो था ही, लेकिन 1990 में जो संविधान बना था वो इस बात पर आधारित था कि यहाँ पर जो भी सत्ता होगी वो राजा के हाथों में होगी। तो इसलिए 2015 के अंदर नया संविधान बना था। उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर सत्ता किसी के हाथों में नहीं होगी, सत्ता सिर्फ और सिर्फ लोगों के हाथों में होगी। कोई राजा नहीं होगा यहाँ पर, जैसे अपने इंडिया के अंदर है। इंडिया मस्त है ना। फिर आगे देखो संविधान का उद्देश्य, पहला उद्देश्य अपने क्या देखा था, पहला उद्देश्य देखा था कि देश का नागरिक अपने हिसाब से देश को अपने अनुसार वो रच सकता है। अपने अनुसार कैसे रच सकता है वो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। तो आगे दूसरा उद्देश्य देखते हैं संविधान का, देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय कैसे करेंगे भाई, देश की राजनीतिक व्यवस्था को। जैसे अब भारत है, भारत के पास में 2 ऑप्शन है, चाहे वो एकात्मक व्यवस्था को अपना ले, चाहे संघात्मक व्यवस्था को अपना ले। यानी कि जैसा देश है वो कैसे भी अपने अनुसार रच सकता है। कि जैसे भारत ने संघात्मक व्यवस्था पर ज़्यादा बल दिया कि संघात्मक व्यवस्था अपनाएंगे, एकात्मक नहीं अपनाएंगे। तो वैसे कोई भी देश होता है तो उसके पास में निर्णय होता है कि वो पॉलिटिकल पावर कैसे भी कर सकता है। कि जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर राज्य स्तर पर सरकारें होगी, यहाँ पर केंद्र स्तर पर भी होगी और नीचे स्थानीय स्तर पर भी सरकारें होगी। तो वो चॉइस होती है अपने पास में। तो देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना वो कैसे भी तय कर सकता है। फिर आगे पुराना संविधान जो यहाँ पर था वो कैसे था, शासन का कार्य राजा और मंत्री परिषद के हाथों में हो गया। ये नेपाल की बात कर रहे हैं कि नेपाल के पास में जो पुराना संविधान था उसमें ये बात थी कि शासन का कार्य राजा और मंत्री परिषद के हाथ में होगी। जो भी शासन करेगा तो वो सारा काम किसके हाथ में होगा, राजा और मंत्री परिषद के। वो जैसा चाहेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो ये था नेपाल का क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको मिल गया होगा। एंड आगे देखते हैं फिर
यहाँ पर एक बात देखो, अगर कोई देश में लोकतंत्र है, ठीक है, यहाँ पर लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। कौन करते हैं चुनाव, प्रतिनिधियों का, लोग करते हैं ना। तो फिर क्या करते हैं, प्रतिनिधि शासन करते हैं, सरकार बनाते हैं और देश को चलाते हैं। लेकिन वही प्रतिनिधि जब सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, तो उस पर रोक लगाने वाला कौन होता है, उस पर अंकुश कौन लगाता है, तो उस पर अंकुश लगाता है संविधान। ओके, संविधान रोक लगाता है। अब अगर यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर गलत काम करने लग जाए तो उसके पर रोक कौन लगाएगा, संविधान। ओके, यहाँ पर संविधान दंड भी देते हैं। फिर अब यहाँ पर संविधान आ गया, तो संविधान कौन से देश में होता है, संविधान होता है लोकतंत्र में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर साइकिल। तो देखो इसके अंदर हमने क्या देखा, ये देखा कि नेपाल में जब पहले से संविधान था तो नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए क्योंकि पहले वाला संविधान क्या राजतंत्र पर आधारित था, जो नया संविधान बना वो लोकतंत्र पर आधारित था, इसलिए नए संविधान की जरूरत पड़ी। ये स्ट्रक्चर समझा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो इसका। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों कल हमारा चैप्टर यहाँ पर पहुंच चुका था नेपाल तक, यानी कि नेपाल के बारे में अपने पढ़ चुके थे नेपाल के बारे में। तो कल बीच में चैप्टर इसीलिए छूट गया क्योंकि कल शाम हो चुकी थी और लाइटिंग भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो इस कारण कल को छोड़ना पड़ा और आज दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को। कल हमारा चैप्टर जाकर रुका था नेपाल के पास में। नेपाल में कहाँ पर, नेपाल के अंदर क्या था, 1990 के अंदर संविधान बना था जो राजतंत्र पर आधारित था, लेकिन वहाँ के लोगों को वो संविधान पसंद नहीं था। वहाँ के लोग, नेपाल के लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आ जाए। फिर क्या होता है, संघर्ष करते हैं लोग, 2006 तक बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। उसके बाद में 2008 में वहाँ पर क्या होता है, 2008 के अंदर वहाँ पर राजतंत्र को ख़त्म करके वहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित कर दिया जाता है और 2015 के अंदर नए संविधान को नेपाल के लोग अपना लेते हैं। अब उससे आगे जानते हैं, उससे आगे यहाँ पर देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र में संविधान के कार्य। लोकतंत्र में संविधान के क्या कार्य होते हैं वो अपने देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को दबाए जाने पर रोक लगाना। अब यहाँ पर संविधान का क्या कार्य होगा, संविधान का कार्य ये होगा कि जैसे मान लो कि बहुसंख्यक समुदाय कोई छोटे समुदाय को दबा रहा है तो उसको रोकना। बहुसंख्यक समुदाय फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो आप इंडिया के अंदर रहते हो, तो इंडिया के अंदर क्या है, हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय हो गए यहाँ पर है। तो हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या कितनी है, हिंदू लोग कितने रहते हैं, बहुत ज़्यादा है ना, आपको भी पता है। एंड मुस्लिम लोग 40% 14% ही रहते हैं, तो मुस्लिम लोगों की संख्या कम है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडिया वाले यहाँ पर मुस्लिम लोगों को दबाएंगे, लेकिन एक्चुअली में दबा नहीं पाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर संविधान है, संविधान दबाने नहीं देता। तो ये काम होता है बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक को नहीं दबा पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर रोक कौन लगाता है, संविधान लगाता है। फिर और क्या होता है, जैसे ताकतवर लोगों के समूह से कम ताकतवर लोगों को बचाना। अब मान लो कि कोई ताकतवर समूह आ गया, ताकतवर लोग आ गए, तो कम ताकतवर पर तो वो अपना आरोप जमाएंगे ना, तो ऐसा करने से भी कौन रोकता है, संविधान रोकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आप हिंदू है, तो हिंदू के अंदर ही जैसे मान लो कि कई समुदाय हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो स्वर्ण हो गए एंड दलित, स्वर्ण और दलित के दो लेकर चलती हैं। इसमें आपको समझाता हूँ, जैसे हिंदू में स्वर्ण और दलित दो होते हैं, तो अब स्वर्ण हो गया वो दलित लोगों को दबाएंगे, तो इस हिसाब से तो दलित लोग जी नहीं पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे लाइफ के अंदर। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर संविधान रोक लगाता है स्वर्ण लोगों पर और यहाँ पर दलित लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे देता है, जिसके कारण क्या करते हैं वो एक्स्ट्रा पावर उनको मिल जाती है, जिसके कारण दलित लोगों को स्वर्ण लोग दबा नहीं पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो दलित लोग जैसे एसटी और ओबीसी के ऊपर अगर कोई क्राइम करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा सजा मिलेगी स्वर्ण लोगों को, और ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते हैं एसटी और एससी की स्वर्ण लोग, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साथ में ऐड कर दी ना उनके साथ में। तो ये सब चीज़ें कौन करता है, संविधान करता है। अब बाय द वे मान लो कि यहाँ पर संविधान ना होता तो क्या होता, फिर तो ऐसे जिसकी लाठी उसकी भैंस होती, जिसके अंदर पावर होती तो वही शासन करता। बट संविधान होने से क्या होता है, संविधान होने से ये होता है कि कोई भी जैसे आपकी का जो स्किल है उसके दम पर आप कार्य कर पाओगे, आपके अंदर जितनी पावर है। अब मान लो कि जैसे मैं यहाँ पर टीचिंग करवाता हूँ, तो मैं जितनी टीचिंग करवा पाऊंगा तो उतने पैसे अर्न कर पाऊंगा, तो वो मेरे काम पर डिपेंड करता है। मैं जितना काम करूंगा उतने पैसे कमाऊंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर संविधान ना हो तो फिर तो ऐसा होगा ना कि अगर मैं पावरफुल हूँ और कोई गरीब है तो गरीब पर जाकर उसे दोष जमाऊंगा या कोई उनको मारूं पीटूंगा तो उनसे पैसे छीन लूंगा, तो इस तरह से तो ऐसा नहीं होता है जब तक संविधान है। संविधान नहीं होगा तो ऐसा फिर लोग करने लग जाएंगे, यानी कि जो पावर होगा वही अपनी
जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही सेम कहावत। फिर ऐसे यहाँ पर काम करेंगे। फिर आगे देखो, संविधान का उद्देश्य 3 नंबर। संविधान का उद्देश्य 3 नंबर क्या कहता है? 3 से पहले अपने 2 उद्देश्य और पढ़ चुके हैं। 2 उद्देश्य और अपने कौन से पढ़े थे? 2 उद्देश्य, एक तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करता है। राजनीतिक व्यवस्था, कोई भी नागरिक अपने अनुसार ना राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित कर सकता है, ठीक है। एक तो ये पढ़ा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसे स्थापित कर सकता है, जैसे कि मान लो संघात्मक व्यवस्था अपनानी है, यूनिटरी अपनानी है, केंद्र स्तर पर सरकार रखनी है, राज्य पर रखनी है, लोकल लेवल पर रखनी है, तो वो नागरिक अपने अनुसार कंट्री के, अपने जैसी कंट्री है तो वो वैसे रख लेगा, अपनी उसकी इच्छा होगी, ठीक है। एक और पढ़ा था आपने, एक और, यानी कि व्यक्ति क्या करता है, अपने अनुसार रचता है अपने देश को, जो जैसा चाहता है वो वैसे ही रचता है, अपने सपनों के अनुसार रच सकता है संविधान को। तो एक उद्देश्य ये अपने पढ़ा था। अपने अनुसार कैसे रच सकता है? वो अपने अनुसार नियम डाल देगा संविधान के अंदर, ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे लोग रहेंगे, तो वो अपने अनुसार जैसा उसका मन होगा तो वैसे रच सकता है। एंड तीसरा देखते हैं संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान हमें गलत निर्णय लेने से रोकता है। अब कहोगे कि संविधान हमें हम क्यों गलत निर्णय लेंगे? हम तो गलत निर्णय नहीं लेते हैं, बट एक्चुअली में कई बार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि देश की सत्ता किसी तानाशाह के हाथ में सौंप देनी चाहिए। अब अगर आपके मन के अंदर कहीं पर ऐसा आ जाए कि जैसे पॉलिटिकल पार्टियां तो बहुत सारी हो गई है, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारे दंगे मचा रही है, घूस ले रही है, यहाँ पर पैसे ले रही है, तो इससे अच्छा है कि पॉलिटिकल पार्टियों को एक साइड में कर देनी चाहिए और जो सत्ता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे देनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता सारी की सारी दे दी, पॉलिटिकल पार्टियों को सारे को एक साइड में कर दिया और नरेंद्र मोदी को कह दिया कि ये लो भाई सत्ता और आप यहाँ पर शासन करो। तो वो क्या होगा, अब सत्ता उसको मिल गई तो वो तानाशाह बन जाएगा, सारी शक्ति उसमें नीत हो जाएगी, तो वो फिर वैसे करेगा जैसा आपने पहले सुना है, फिर राजा वाला सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पर वो अपनी मनमानी करेगा, अपने अनुसार कार्य करेगा, तो ऐसा हो सकता है। तो इसे जाने अनजाने में अपने गलत निर्णय भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यही है कि देश की सत्ता किसी तानाशाह को सौंप देना, कई बार ऐसा भी अपना मन हो जाता है, ऐसे भी अपने सोच लेते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या पढ़ा इस पॉइंट में? देखिए, लोकतंत्र में संविधान के कार्य, संविधान के कार्य क्या पढ़े थे यहाँ पर? संविधान के कार्य यह पढ़े कि कोई जैसे बहुसंख्यक समुदाय है तो वो अल्पसंख्यक समुदाय को दबा ना पाए। एंड सेकंड यहाँ पर देखा था वही सेम ही है कि ताकतवर समूह यहाँ पर कम ताकतवर लोगों को ना दबा पाए। फिर उद्देश्य यहाँ पर दोस्तों देखा, उद्देश्य के अंदर यहाँ पर क्या आ गया कि संविधान गलत निर्णय लेने से रोकता है। तो गलत निर्णय हमें तब नहीं लगता जिस समय निर्णय ले रहे होते हैं, बट बाद में यहाँ पर रियलाइज होता है कि यहाँ पर गलत निर्णय ले चुकी हैं, तो वो तब तक बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड आप स्क्रीनशॉट तो लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इस पार्ट में अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या होंगे भाई? भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं? जैसे लाइक संघवाद, फेडरलिज्म। तो अब छोटे छोटे ऐसे पॉइंट के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासों में आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसको बहुत ही अच्छे से समझना। ओके दोस्तों, बाकी जो चैप्टर है बैक साइड में चाहे ना समझ में आए तो ना कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। और बिलीव मी कि ये जो भी है यहाँ पर टॉपिक होंगे छोटे से छोटे, ये आपको बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर संघवाद, फेडरलिज्म। संघवाद क्या होता है? संघवाद का मीन्स क्या होता है? संघवाद का मतलब होता है कि सरकार का एक से अधिक स्तरों पर होना। जैसे मान लो कि अपना यहाँ पर कंट्री है, अपने कंट्री के अंदर सरकार एक से अधिक स्तरों पर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि केंद्र स्तर पर सरकार अलग होगी, राज्य स्तर पर सरकार अलग है और स्थानीय स्तर पर सरकार अलग है। तो 3 स्तरों पर सरकार आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? सरकार के एक से अधिक कई प्रकार है, तो इसे क्या कह देंगे? फेडरलिज्म कह देंगे। समझ में आ गया? नहीं आया? एक बार और समझाता हूं। जैसे मान लो पीएम हो गया, पीएम हो गए और एमपी हो गया। अपने सुनते हैं ना पीएम और एमपी, तो वो क्या होती है? केंद्र सरकार। ओके, जहां पर सीएम यानी कि मुख्यमंत्री और एमएलए आ जाते हैं वो होती है राज्य सरकार। अब मैं पूछूं कि राज्य का यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, तो सीएम कौन हो गया? अपने राजस्थान का कौन हो गया? अशोक गहलोत है, ठीक है, ये राज्य स्तर की सरकार होगी। अब मैं पूछूं कि पीएम यहाँ पर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी होगी, तो ये केंद्र की सरकार होगी। अगर लोकल लेवल पर यहाँ पर मैं पूछूं, लोकल लेवल के अंदर भी, लोकल लेवल हमारे गांव की बात करूं तो लोकल लेवल में कौन है? तो लोकल लेवल में या तो सरपंच होता है या पार्षद होता है, ठीक है। तो सरपंच अब हमारे गांव का है तो आपको क्या पता होगा, तो हमारे गांव का जैसे सरपंच हो गया या फिर यहाँ पर शहर का जो पार्षद हो गया, तो वो हो गई लोकल लेवल की सरकार। यानी कि सरकार 3 स्तरों पर है, तो एक से अधिक स्तरों पर सरकार का होना क्या कहलाता है? फेडरलिज्म। आ गया समझ में? अब आ गया, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पर देश में एक से अधिक स्तरों पर सरकार का होना, यानी कि एक से अधिक स्तरों पर सरकार का होना क्या होता है, फेडरलिज्म। जैसे लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। लोकल लेवल में आपके गांव या शहर आ जाएंगे, ठीक है। स्टेट लेवल में आपका राज्य आ जाएगा, राज्य की सरकार आ जाएगी। एंड सेंट्रल लेवल के अंदर आपके यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की सरकार आ जाएगी, केंद्रीय स्तर की सरकार आ जाएगी। ओके, ये समझ में आ गया। केंद्रीय स्तर, अब आप पूछो कि सर केंद्रीय स्तर क्या होता है, सेंटर क्या होता है। सेंटर का मतलब होता है एक जगह पर बैठकर पूरे देश को जो चलाती है सरकार, उसको कहते हैं सेंट्रल लेवल। अब क्या होगा कि राज्य लेवल की सरकार क्या होती है, राज्य लेवल की सरकार वो होती है जैसे कि मान लो एक भारत है, भारत के अंदर कितने स्टेट है, 28 यहाँ पर स्टेट हो गए, ठीक है, 28 राज्य हो गए। तो 28 राज्य की अलग अलग राज्य की अलग अलग सरकार होगी। ओके, आपको समझ में आ गया, यहाँ पर अलग अलग राज्य की सरकार। अब जो राज्य की सरकार होगी वो क्या करेगी, राज्य की सरकार है तो उसको पता होगा कि हमारे राज्य में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ ये भरपूर है, तो जिस चीज़ की कमी होगी वो प्रोवाइड करवाएगी। वहाँ पर एजुकेशन की कमी है तो एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी, हेल्थ की कमी है तो हेल्थ प्रोवाइड करवाएगी। आ गया समझ में ये स्टेट लेवल। एंड लोकल लेवल, लोकल लेवल होती है जिस स्थान में आप रह रहे हो, लोकल एरिया में, चाहे आप गाँव में रह रहे हो या शहर के अंदर रह रहे हो, तो वहाँ की सरकार, ठीक है, तो वहाँ की सरकार आप, अब जैसे राज्य की सरकार, अब लोकल लेवल में आपके पास में तो आएगी नहीं आधार कार्ड बनवाने भी, ये लो भाई मुंशी लाल आप अपना आधार कार्ड बनवा लो, तो अब वो आधार कार्ड वगैरह ये काम कौन करेगी, यहाँ पर लोकल लेवल की सरकार, ठीक है। आपको जैसे पानी पहुँचाना या कोई एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी, तो ये लोकल लेवल की सरकार आपको प्रोवाइड करवाएगी। ओके, 3 स्तरों पर सरकार होती है, समझ में आ गया, पूरा विस्तार से समझाता हुआ चल रहा हूं। फिर आगे, राष्ट्रीय स्तर पर बने कानून सभी राज्यों पर मान्य होंगे। जैसे कि मान लो ये क्या है, ये दादा है, ओके, यहाँ पर ग्रैंडफादर है, तो ये ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर ने अगर कोई यहाँ पर निर्णय बना दिया, अगर दादा ने कोई निर्णय ले लिया कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, तो ये राज्य स्तर की सरकार इसको मानने ही होंगे, इन दोनों को मानने ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये मान लो कि ये इतना सा है, ये इतना है और ये इतना है। अब इसने अगर कोई निर्णय ले लिया भी ये काम नहीं करना है, तो ये दोनों नहीं करेंगे। ओके, ये इसकी बात को मानेंगे क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा है। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे है, राज्य भी स्वतंत्र रूप से कुछ मुद्दों पर कानून बना सकते हैं। अब ये इसने निर्णय ले लिया, पर राज्य खुद भी निर्णय ले सकते हैं। राज्य जैसे कहेगा कि भाई यहाँ पर पानी पहुँचाना है तो पानी पहुँचाना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पर जैसे इन्हें निर्णय ले लिया कि इन गुंडों को यहाँ पर पकड़ना है तो ये पकड़ेंगे, या फिर ऐसा निर्णय ले लिया कि वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है तो प्रोवाइड करवाएंगे। ये इससे अनुमति नहीं लेगा कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं या ना करवाएं। तो कुछ निर्णय ये खुद भी ले सकती है सरकार, राज्य स्तर की सरकार कुछ निर्णय खुद भी ले सकती है। तो निर्णय कौन से राज्य सरकार खुद ले सकती है और कौन से निर्णय सारे सेंट्रल लेवल लेगी, तो इसका पता कैसे चलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर टेररिस्ट ने हमला कर दिया तो राज्य सरकार कहेगी कि अपने ही हमला कर दो, तो ये निर्णय क्या राज्य सरकार ले सकती है या नहीं ले सकती, तो इसका पता कैसे चलेगा। तो इसका पता ऐसे चलेगा कि कार्य क्षेत्र को लेकर संविधान में सूचियां दी गई है, संविधान में लिस्ट बना दी गई। जैसे अपने कोई मार्केट में जाते हैं तो अपनी लिस्ट बना देते हैं ना, भाई अपने को ये सामान लाना है, ये वाला सामान ला देना। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वैसे ही संविधान के अंदर क्या है, संविधान एक बुक है, तो बुक के अंदर यहाँ पर क्या किया है, बुक के अंदर ऐसी 3 सूचियां बना दी, 1, 2 और तीसरा मेरा हाथ नहीं है, नहीं तो वो भी पकड़ता। तो 3 सूचियां बना दी इस प्रकार से। एक के अंदर यहाँ पर इसमें लिख दिया कि केंद्र सरकार क्या क्या काम कर सकती है। जैसे इसने लिख दिया कि टेररिस्ट हमला करेगा तो केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी, और अगर कोई यहाँ पर पुलिस से संबंधित या कोई बॉर्डर से रिलेटेड कोई मुद्दा होगा तो केंद्र सरकार काम करेगी। अगर कहीं पर जाना होगा विदेश के अंदर पॉलिसी बनाना है तो केंद्र सरकार होगी। फिर राज्य स्तर की सरकार क्या करेगी, अगर कृषि से कोई मुद्दा है तो राज्य सरकार, पानी से कोई मुद्दा है तो राज्य सरकार। तो इस प्रकार से 3 सूचियां बना दी, 2 तो सूचियां आप समझ गए, ठीक है, एक केंद्र की एक राज्य की। एक बना दी यहाँ पर ये तो आप समझ गए, संघ सूची का मतलब है केंद्र की सूची जिसके अंदर केंद्र निर्णय लेगी। फिर राज्य सूची के अंदर यानी राज्य निर्णय लेंगे। तो अब ये संवर्ती सूची कौन सी आ गई, संवर्ती सूची यहाँ पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर लाइट चली गई है बट आप समझ जाओगे, ठीक है। तो संवर्ती सूची, जैसे मान लो कि ये 2 सूचियां हो गई, या इधर एक संवर्ती सूची और आ गई, तो इस संवर्ती सूची में यहाँ पर क्या होगा, संवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य दोनों निर्णय ले सकते हैं मिलकर। यानी कि
दोनों आम सहमति से निर्णय ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो वन का निर्णय है, तो वन का निर्णय के अंदर क्या करेंगे, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर यहाँ पर निर्णय ले लेंगे। पानी का मुद्दा है, मान लो कि पानी है, पानी कहीं एक स्थान से तो होता नहीं है, नदियां तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चली जाती है, तो अब राज्य तो अलग अलग निर्णय लेंगे, तो वो उसके अंदर क्या करेंगे, केंद्र और राज्य दोनों निर्णय मिलकर लेंगे। केंद्र भी आम सहमति से निर्णय लेंगे, केंद्र और राज्य। तो ऐसे निर्णय जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर लें उसको क्या कहेंगे यहाँ पर, समवर्ती सूची। ओके दोस्तों, संघ सूची जिसमें केंद्र निर्णय लेगी, राज्य सूची जिसमें राज्य निर्णय लेगी, और समवर्ती सूची जिसमें दोनों निर्णय लेंगे। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। दोबारा से इसको एक छोटे से समरी के अंदर इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। जैसे संघवाद, फेडरलिज्म क्या होती है, फेडरलिज्म का मतलब हो गया देश के अंदर एक से अधिक सरकारों का होना। पूछोगे कौन सी, फॉर एग्जाम्पल कहोगे कि सर राज्य सरकार है एंड केंद्र सरकार है और स्थानीय सरकार। ओके ठीक है, गुड, नाइस। एंड फिर मैं आगे पूछूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर मान लो कि केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है तो क्या वो राज्य और स्थानीय सरकार को मान्य होंगे, यस नो डाउट मान्य होंगे। ओके, फिर तो इसका मतलब क्या, राज्य गुलाम बनकर रहेगा, नो, राज्य गुलाम बनकर नहीं रहेगा, उसको भी कुछ अधिकार है, कुछ निर्णयों पर वो भी निर्णय ले सकती हैं। तो फिर मैं पूछूंगा कि जैसे मान लो कि तो कौन से निर्णय राज्य सरकार खुद ले सकता है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि अपने संविधान के अंदर सूचियां दी गई है, अलग अलग 3 सूचियां दी गई है, सूचियों के अंदर अलग अलग काम को डिवाइड किया गया है कार्य क्षेत्र में। फिर मैं पूछूंगा सूचियों के नाम क्या है, फिर आप कहोगे कि सर एक सूची है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। मैं पूछूंगा तीनों के अंदर क्या काम है, तो संघ सूची में आप कहोगे कि संघ सूची में केंद्र सरकार काम करेगी, यानी कि पीएम जो नरेंद्र मोदी है वो काम करेगा संघ सूची के अंदर। ओके, फिर मैं पूछूंगा राज्य सूची में कौन काम करेगा, तो राज्य सूची में कहोगे कि आप राज्य का सीएम करेगा, जैसे राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत है तो अशोक गहलोत अपने निर्णय लेगा राज्य सूची में। फिर मैं कहूंगा कि समवर्ती सूची में कौन काम करेगा, तो राज्य सूची के अंदर कहोगे कि आप कि सर जो पीएम मोदी है और सीएम है दोनों ही आपस में समझौता कर लेंगे, मिल लेंगे और दोनों मिलकर बैठकर निर्णय चाय पियेंगे, साथ में सेम आपस में निर्णय लेंगे। जैसे मान लो निर्णय बना दिया पानी पर हो गया या फिर कोई और वन से रिलेटेड हो गया, तो ऐसे मुद्दे वो दोनों मिलकर लेंगे, तो इसे कह देंगे समवर्ती सूची। वाह वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सो ये आपका कंप्लीट हो गया है संघवाद। एंड संघवाद के बाद में नेक्स्ट देखते हैं शक्तियों का बंटवारा। एंड अब चलते हैं शक्तियों के बंटवारे पर। नेक्स्ट लाइट जा चुकी है, कोई बात नहीं है, बिना लाइट की कर देंगे। तो दोस्तों आगे यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर है संसदीय शासन पद्धति, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए सरकार के जितने भी स्तर होते हैं, सरकार के कितने स्तर है, मैंने लास्ट पार्ट में बताया था सरकार के कितने स्तर है, सरकार के 3 स्तर है, 3 स्तरों पर सरकार डिवाइड है। कौन कौन से, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। ओके, तो इन तीनों स्तरों पर क्या करते हैं लोग, यहाँ पर जो भी होते हैं स्थानीय स्तर पर जो यहाँ पर मेंबर बैठे होंगे, तो इनको यहाँ पर कौन चुनेगा, जनता चुनेगी। ठीक है, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, तो यहाँ पर जो भी मेंबर होंगे इनको कौन चुनेगी, जनता चुनेगी। तो इसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, समझ में आया। एक बार और, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि जितने भी स्तर है, सरकार के 3 स्तर है, तीनों स्तरों पर चुनाव कौन करेंगे, लोग करेंगे। किसका, यहाँ पर जो भी मेंबर बैठे होंगे। जैसे मान लो स्थानीय स्तर पर कौन होते हैं, सरपंच और पार्षद। सरपंच और पार्षद को कौन चुनते हैं, लोग चुनते हैं। आपको पता होगा सरपंच को कौन चुनता है, लोग चुनते हैं। फिर एमएलए और सीएम कौन चुनता है, एमएलए को कौन चुनता है, तो एमएलए को जनता ही चुनती है। फिर एमपी को कौन चुनता है, एमपी को ही जनता चुनती है। तो एमपी, यहाँ पर एमपी हो गया, पीएम और सीएम यही होते हैं। जैसे सीएम है तो सीएम एमएलए ही होता है, बट सारे एमएलए मिलकर क्या करते हैं, किसी एक को हेड बना देते हैं, तो उसे सीएम कह देते हैं। वैसे ही पीएम है यहाँ पर, तो पीएम है तो जितने भी एमपी होंगे, जैसे मान लो 40 एमपी है तो 40 एमपी मिलकर क्या करेंगे, अपना एक बॉस बना लेंगे, अपने आप ही खुद चुन लेंगे, तो उसे क्या कह देंगे, पीएम कह देंगे। यानी कि इन सभी को कौन चुनता है, यहाँ पर जनता चुनती है। तो सरकार के सभी स्तरों पर लोग यहाँ पर चुनते हैं, तो इसे क्या कह देंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये चुनते कैसे हैं, चुनते हैं ये मताधिकार के माध्यम से। ओके, मताधिकार के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से। तो अब ये इलेक्शन क्या होता है, एक वर्ड आपने सुना होगा, सार्वभौमिक मताधिकार। किसे कहते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार। तो मैं आपको बताता हूँ सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहते हैं। तो सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से प्लस है, यानी कि 18 साल से ज्यादा है,
तो वो जाकर वोट डाल सकता है। तो उससे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्व का मतलब सभी को, वयस्क का मतलब 18 से ऊपर वाले को, और मताधिकार का मतलब वोट डालने का अधिकार, यानी कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो वोट डाल सकता है। तो उसे क्या कह देंगे? सार्वभौमिक मताधिकार। अब यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। प्रत्येक वयस्क नागरिक, वयस्क का मतलब 18 साल से ऊपर का नागरिक, प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव यानी कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर, जन्म स्थान, मूल या किसी भी स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कि एक वोट डालने का अधिकार है, एक वोट डाल सकता है। ओके, पहले क्या होता था दोस्तों? पहले भेदभाव होता था, पहले वोट नहीं डाल सकते थे, पहले अकेले पुरुष डाल सकते थे। पुरुषों में भी वो सिर्फ डाल सकते थे जिसके पास में काफ़ी धन संपत्ति है, रिच मैन है, एंड जो एजुकेटेड है। तो अब एजुकेटेड और रिच मैन तो कुछ पर्सन ही होंगे ना यहाँ पर, महिलाएं तो दूर दूर तक ही नहीं डाल सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर व्यक्ति जो वयस्क है वो वोट डाल सकता है, उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। ओके, तो इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा से रिपीट करता हूं, संसदीय शासन पद्धति किसे कहते हैं? सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं लोग, तो इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं जिसे प्रत्येक वयस्क व्यक्ति, प्रत्येक वयस्क नागरिक एक वोट डालने का हकदार है बिना किसी भेदभाव के, उसे कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आगे। तो दोस्तों आगे अपने यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं। 3 नंबर पॉइंट है अपना शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है? तो शक्तियों का बंटवारा देखिए, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है। सरकार के 3 अंग है, यहाँ पर सरकार के 3 अंग है। तो 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया था सरकार के 3 स्तर हैं, तो सरकार स्तर वाला क्या सिस्टम है? स्तर का मतलब हो गया सरकार के स्तर 3 हैं, ठीक है। एक छोटा स्तर, एक बड़ा स्तर, एक बड़ा स्तर। छोटा स्थानीय लोकल, बड़ा स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य, एंड बड़ा केंद्र, केंद्र का मतलब सेंटर। तो 3 स्तर हैं, यानी कि नीचे स्तर पर भी सरकार है, ऊपर पर भी है सरकार, और उससे ऊपर भी सरकार है। तो 3 स्तर है सरकार के, ओके, वो लेवल है। तो सरकार के 3 अंग, अंग का मतलब होता है जैसे मेरी बॉडी है, तो बॉडी के 3 अंग कौन से हो गए? हैंड हो गई, लेग हो गई, माउथ हो गया। तो तीन अंगों से मिलकर क्या बनी है? यहाँ पर सरकार बनी है। जिस प्रकार अपने अंगों से मिलकर शरीर बना है, वैसे ही सरकार 3 अंगों से मिलकर बनी है। सरकार के 3 अंग कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड यहाँ पर जुडिशरी, 3 अंग है। तो 3 अंग, विधायिका कौन होता है? विधायिका जिसे हम चुनकर भेजते हैं, चुनकर अपने किसे भेजते हैं? यहाँ पर भेजते किसी हैं? जो सरपंच होता है वो तो गांव में बैठा रहता है, वो काम पर जाता है, कहीं पर नहीं जाता, तो इसका मतलब सरपंच नहीं आएगा। एमपी हो गया, एमपी को कौन चुनता है? हम चुनते हैं। एमएलए को कौन चुनता है? हम चुनते हैं। पीएम हो गया, सीएम हो गया, ये सारे यहाँ पर बैठे होते हैं, तो इसे कहते हैं विधायिका, जिसे हम चुनकर भेजते हैं विधायिका। ये क्या करती है? ये बनाती है कानून। ओके, क्या करती है? कानून बनाती है। जैसे मान लो कि आपके गांव में पानी नहीं पहुंचा, तो ये यहाँ पर कानून बना दिया कि सभी गांवों में पेयजल पहुंचना चाहिए, तो ये कानून बना दिया। फिर ठीक है, ये कानून तो इन्होंने बना दिया, बट इसको लागू कौन करेगा? तो जो कानून को लागू करती है वो कहलाती है कार्यपालिका। ऐसे लोग जो कानूनों को लागू और शासन चलाने का काम करते हैं उसे कहते हैं कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका उस कानून को यहाँ पर लागू करेगी। कार्यपालिका कौन होती है? जैसे पुलिस हो गई, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गई, ये सारे क्या होंगे? कार्यपालिका। तो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, कानून बनाते तो नहीं है ना, लागू करते हैं वो तो। अब सरकार ने कोई कानून बनाई है तो उस स्कीम को लागू करेंगे वो तो, चाहे पुलिस हो गई, तो उसे कहते हैं कार्यपालिका। फिर आगे न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? कानून बन भी गए, लागू भी कर गए, लागू भी हो गए, लेकिन जब कोई उस कानून को नहीं मानेगा तो उसे दंड देने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। कौन करेगा? न्यायपालिका। तो तीनों अंग आप आई होप समझ गए। विधायिका कानून बनाती है एंड लागू करती है, एंड ये दंड देती है, दंड भी देती है, और अगर कोई निर्दोष हो तो उसको यहाँ पर बचाती भी है। तो विधायिका में कौन आते हैं? एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम सारे यहाँ पर आ गए। कार्यपालिका में कौन आ जाएगा? कार्यपालिका में भी सीएम और पीएम आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कानून बनाते भी हैं, ये लागू भी करते हैं तीनों। यहाँ पर कानून बना तो यहाँ पर पीएम और सीएम यहाँ पर इन सभी ने दिया, बट लागू करने के लिए निर्णय तो वो आदेश तो वही देगा ना। यहाँ पर पीएम हो गया या सीएम हो गया, भी इस राज्य में अगर कानून लागू करना है तो राज्य में लागू करो, तो आदेश तो वही देगा। तो पीएम और सीएम यहाँ पर कार्यपालिका में भी ऐड होते हैं, दोनों में ऐड होते हैं। तो न्यायपालिका, न्यायपालिका आप समझ गए।
सत्ता का दुरुपयोग रोकने हेतु तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो इन तीनों अंगों को अलग अलग बनाया गया है। कहीं पर ऐसा ना हो कि कहीं तीनों मिल जाए आपस में और रात को पार्टी हो, तीनों आपस में मिल गई, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका बाद में कहे कि आओ जनता को सताते हैं। ओके, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। इन तीनों को अलग अलग रखा गया है और अलग अलग रहेंगे, ये तीनों मिल नहीं सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सेपरेशन ऑफ पावर्स। एंड अब आगे चलते हैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स पर। तो दोस्तों अब इस पार्ट में यहाँ पर हम देखते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो टोटल ऑफ फंडामेंटल राइट अपने कितने हैं, टोटल फंडामेंटल राइट अपने कितने हैं, यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं अपने। मौलिक अधिकार दोस्तों जैसे कि संविधान का निर्माण किया गया था 1947 के अंदर, 1947 के अंदर पहले अंग्रेजों का शासन होता था। लेकिन अंग्रेजों का शासन था, जैसे यहाँ पर संविधान सभा ने यहाँ पर संविधान का निर्माण किया तब उनके मन में एक क्वेश्चन था, कहीं अगर मान लो कि बाद में जैसे कानून बनाने वाली सरकार ही कोई भ्रष्टाचार हो गई या फिर ऐसी सरकार आप बन गई जो लोगों को तंग करने लगी तो उसका यहाँ पर रक्षा कौन करेगी। तब उन्होंने लोगों को एक फंडामेंटल राइट दिया। जैसे यहाँ पर संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा ने एक फंडामेंटल राइट डाल दिया। फंडामेंटल राइट के अंदर 6 अधिकार लोगों को दे दिए कि ये 6 अधिकार लोगों की हमेशा रक्षा करेंगे। ये अधिकार कानून बनाने वालों के भी विरुद्ध होंगे। अगर मान लो कि जो कानून बनाने वाले हैं तो ये उनके भी खिलाफ होंगे, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनका न्याय कौन करेगा, इन मौलिक अधिकार के सारे 6 अधिकारों के सारे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अदालत में चला जाएगा तो उसको न्याय मिलेगा। क्योंकि अदालत तो अलग है ना, बनाने वाले कानून बनाने वाले अलग हैं और कानून को लागू करने वाले अलग है, अदालत अलग है। अदालत तो किसी की सुनती नहीं है, तो अदालत तो सभी को यहाँ पर दंड देगी। अगर मान लो चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, सभी को दंड देगी। तो ये 6 अधिकार हमेशा मानव की रक्षा के लिए बनाए गए थे। तो इसे कहते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। किसी भी सिचुएशन में ये व्यक्ति की यहाँ पर एक सहायता करते हैं और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये एक सहायक, ऐसे मान लो वो जिम होता है ना, जिम यहाँ पर जिम वाला सिस्टम है, ये एक तरह से रक्षक होते हैं ये 6 अधिकार मानव के। तो देखते हैं 6 अधिकार कौन से हैं। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। तो अंतरात्मा इसीलिए कहलाता है ना क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की इन 6 अधिकारों के सारे यहाँ पर रक्षा होती है। 6 अधिकार ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो 6 अधिकार कौन सी है, समानता का अधिकार, जैसे मान लो राइट इक्वलिटी फॉर राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं, जाति धर्म लिंग आधार पर किसी के साथ यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समानता का अधिकार क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, छोटा हो बड़ा हो मोटा हो कोई भी हो, ठीक है। कानून की नज़र के अंदर सभी व्यक्ति समान है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर मान लो कि मुकेश अंबानी ने कोई अपराध किया है चाहे गरीब ने अपराध किया है, दोनों को समान दंड मिलेगा। चाहे छोटे ने अपराध किया चाहे बड़े ने किया है, समान दंड मिलेगा। गर्ल्स ने कोई अपराध किया या बॉयज़ ने किया तो समान दंड मिलेगा। इसका मतलब क्या है, कानून के नज़र में सभी व्यक्ति समान है और समान ही दंड मिलेगा। ये समझ में आ गया, उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर आगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, यहाँ पर फ्रीडम का अधिकार क्या है, राइट ऑफ फ्रीडम, कि भाषण व यहाँ पर भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में जाने व निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार ये है कि जैसे ब्रिटिश का ज़माना होता था पहले स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता था, पहले भाषण नहीं बोलने दिया जाता था। जैसे मान लो कि मैं सरकार से नाराज हूँ और सरकार के खिलाफ भाषण बोलना चाहता हूँ, कहीं पर अपना समुदाय बनाना चाहता हूँ, लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूँ, पहले ऐसा अधिकार नहीं था बट अब ऐसा कर सकते हैं, अपना समुदाय बना सकते हैं, सरकार के विरुद्ध जा सकते हैं कैसे भी करके। फिर पहले क्या होता था, देश के किसी भी भाग में ऐसे निवास नहीं कर सकते थे। अब मेरा पूरे देश के अंदर जहाँ भी मेरा मन हो मैं वहाँ पर जाकर ना कि सिर्फ घूम सकता हूँ बट मैं वहाँ पर रह भी सकता हूँ, ये भी अधिकार है। फिर पहले कोई कारोबार करने का यहाँ पर अधिकार नहीं होता था, तो अब मैं कहीं पर भी जाकर कोई भी कारोबार कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि मेरा बिजनेस करने का माइंड हो गया तो मैं कर्नाटका के अंदर जाकर बिजनेस करना चाहता हूँ तो आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि स्वतंत्र है, अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या मतलब हो गया, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध है। यानी कि शोषण के विरुद्ध का मतलब हो गया कहीं पर शोषण ना हो, एक एज दे दी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी है, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, उनको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए स्कूलों के अंदर निःशुल्क। तो ये अधिकार होता है शोषण, यानी बच्चों का शोषण ना किया जाए, इसलिए ये अधिकार बनाया गया।
फिर आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। पहले क्या होता था, जैसे कि ब्रिटिश लोग होते थे या कोई और होते थे, वो धर्म अपनाने के लिए, अपना धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे। जैसे लोग, ब्रिटिश शासन था तो लोग वो कहते थे कि ईसाई धर्म को अपनाओ, ईसाई धर्म को अपनाओ। तो क्या हुआ, तो इस तरह से ये सिस्टम होता था। और जैसे मान लो कि यहाँ पर जर्मन के अंदर क्या हुआ था, जर्मन के अंदर आपने जैसे उसका नाम, हिटलर का नाम तो सुना ही होगा ना, उसने कितने यहूदियों को मरवा डाला था। अगर वो कहता कि अगर ईसाई धर्म को अपना लो तो तुम्हें नहीं मारा जाएगा, लेकिन लोगों ने अपनाया नहीं, उसको मार दिया, खलास कर दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब होता है कि अब ये अपने को स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है अपने। अगर मेरा मान लो कि मेरा हिंदू धर्म है, मैं हिंदू धर्म में रहना चाहूँ सो रह सकता हूँ, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहूँ अपना सकता हूँ, ईसाई धर्म अपनाना चाहूँ अपना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं अपनी मर्जी से। आगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सभी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ये मतलब हो गया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का मतलब हो गया कि अपनी कोई संस्कृति है उसको बचाना चाहते हैं। जैसे मान लो कि बौद्ध धर्म हो गया या कोई मुस्लिम धर्म हो गया या कोई जैन धर्म हो गया, तो उनको अगर ऐसा लग रहा है कि हमारी संस्कृति का विनाश हो रहा है, खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो वो अपनी संस्कृति को अगर बचाना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम तक आगे चलाना चाहते हैं, तो वो अपने शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं। हम जैसे मान लो कि पंजाबी लैंग्वेज है, तो पंजाबी लैंग्वेज दिन बे दिन घटती जा रही है, तो अब पंजाबी लोग अगर चाहते हैं कि उनकी यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज हमेशा के लिए रहे, तो अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं होगी वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म है तो सिर्फ हिंदी ही यहाँ पर बोली जाएगी, बल्कि कोई भी यहाँ पर धर्म के लोग अपने संस्कृति की रक्षा हेतु विभिन्न प्रयास कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार है कि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति इस अधिकार के सहारे अदालत जा सकता है। इसका संवैधानिक उपचार का अधिकार का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि आपका इन 6 अधिकार है टोटल, अगर 5 अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, सोशल, ये सभी आप कर रहे हो, इसका उल्लंघन होता है। यहाँ पर अगर मान लो कि स्वतंत्रता का अधिकार, आप कहीं पर भाषण दे रहे हो, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, अगर आपके इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, पुलिस ने इस अधिकार को नहीं माना, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। इस अधिकार, आप अदालत में जाओगे, अदालत में जाकर कहोगे कि सर यहाँ पर संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत मैं यहाँ पर आपके खिलाफ कंप्लेन करता हूँ, तो अदालत में जाकर इस अधिकार के सारे कंप्लेन कर सकते हैं। ये अधिकार सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट है, अगर इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हमें सुप्रीम कोर्ट सीधे डायरेक्ट जाने की अनुमति मिलती है। वैसे अपने सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बट अगर इनमें से अधिकार का किसी का उल्लंघन होता है तो अपने सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर सीधी सुनवाई होगी और हमें सीधा यहाँ पर न्याय मिलेगा। ओके दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार हो गया। आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद में यहाँ पर मैं कम आ चुका हूँ, एंड आपको ये फंडामेंटल राइट्स पता चल गया होगा। और एक लास्ट पार्ट और है, लास्ट पार्ट को कंप्लीट करने के बाद में अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। उसके बाद में देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन एमसीक्यू क्वेश्चन। बाय, टाटा, टेक केयर। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता यानी कि धर्म का मतलब हो गया धर्म और निरपेक्ष का मतलब हो गया तटस्थ रहना, यानी कि किससे तटस्थ? धर्म से। कौन रहेगा तटस्थ? धर्म से सरकार रहेगी। सरकार के द्वारा किसी एक धर्म को ज़्यादा सर्वोच्च ना बनाना, यानी कि किसी एक धर्म को राजकीय धर्म ना घोषित करना। अब मान लो कि हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के अंदर जैसे भारत है, तो भारत के अंदर हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हिंदू धर्म को यहाँ पर सबसे ऊंचा मान दिया और राज्य धर्म घोषित कर दिया उसको, हिंदू को, तो ऐसा तो नहीं है। तो सरकार क्या करती है, भारत सरकार क्या करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। तभी तो अपने कहते हैं ना कि भारत जो है यहाँ पर है, भारत को क्या कहते हैं? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य ही तो कहते हैं अपने। क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं ना भारत को। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सभी धर्म जैसे लाइक सभी धर्म कौन सी हो गई यहाँ पर? हिंदू, मुस्लिम, यहाँ पर जैसे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध,
सभी धर्म के लोग रहते हैं ना यहाँ पर भारत के अंदर अगर सभी धर्मों के यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो इसको कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। यानी कि धर्म और निरपेक्ष यानी धर्म से तटस्थ हो जाती है सरकार, यहाँ पर बीच में सरकार आ जाती है और सरकार क्या किसी एक धर्म को ज़्यादा सर्वोच्च नहीं मानती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। सभी धर्मों को सम्मान करती है तो सभी धर्मों को सम्मान करने वाले राज्य को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। ओके, कभी तो भारत को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो अब कहूँगा कि पाकिस्तान क्या धर्मनिरपेक्ष कंट्री है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो इसलिए उसको धर्मनिरपेक्ष नहीं कहेंगे। तो और कंट्री धर्मनिरपेक्ष और कौन सी है? और मेरे को नहीं पता है, बट नहीं है अपने विश्व के अंदर कोई धर्मनिरपेक्ष कंट्री, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिया ही है जिसमें इतने सारे धर्मों के यहाँ पर लोग रह रहे हैं और इसे कहते हैं यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष कंट्री। तो आगे देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य द्वारा किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना, यानी कि कोई भी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देंगे तो उसे क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष यानी कि कोई भी राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों को सम्मान करेगा, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कह देंगे। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको बहुत बहुत बधाई हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इसके बाद में करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद में एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अब एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब तक हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान की आवश्यकता किस लिए है? संविधान की दोस्तों आवश्यकता किस लिए है? आपने चैप्टर में से बहुत ही अच्छे से डीएमपी के अंदर जाकर पढ़ा है। तो आप मुझे बताइए कि संविधान की आवश्यकता क्या होती है। पहले बताइए कि संविधान होता क्या है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है रूल्स की, जिसके अंदर रूल लिखे हुए हैं, नियम। तो नियम किसके लिए होते हैं? तो यहाँ पर सरकार का निर्माण करने के लिए। हाँ भाई, नियमों की जरूरत है। समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय का स्थापित करने के लिए है, नहीं तो वो लड़कर मर जाएंगे। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, उस सीमाएं लगाने के लिए भी नियम चाहिए, क्योंकि सीमाएं नहीं होगी तो फिर वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, वो तो दंगे फैला देंगे। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता ही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसका मतलब टिक लगा दो। आगे नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ? सदी का मतलब होता है कि 100 साल। ओके, तो कौन सी सदी में हुआ राष्ट्रीय आंदोलन का उदय? तो ये अपने को पता ही है कि 19वीं सदी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना क्या कहलाता है? तो हमने बहुत ही इस पर टाइम भी लगाया था कि किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना क्या कहलाता है। यानी कि सरकार है तो सरकार के मान लो एक ही कंट्री के अंदर है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहुत सारे धर्म हैं, तो अब किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना क्या कहलाएगा? जैसे कि मान लो अपने भारत कंट्री है, भारत के अंदर किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है ना, हिंदू धर्म भले ही ज़्यादा रहते हैं, बट ऐसा तो नहीं कि हिंदू धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो सभी धर्मों को सब बराबर सम्मान किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता। ओके, ना ही स्वतंत्रता, ना ही समानता, ना ही संवैधानिक, उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? बताओ दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी? 1934 में, 1934 में। फिर संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 के अंदर। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 24 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर गठन पूछ रहा है कि गठन कब किया गया, तो नंबर 1946। ओके दोस्तों, फिर आगे नेक्स्ट संघवाद क्या है? फेडरलिज्म क्या होता है? व्हाट इज द फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म का मतलब है कि एक देश के अंदर एक से अधिक स्तरों पर सरकार का होना। जैसे कि भारत के अंदर क्या है? भारत पर राज्य स्तर पर भी है, स्थानीय स्तर भी है, केंद्रीय स्तर पर भी सरकार है, यानी कि 3 स्तरों पर सरकार है। इसका मतलब क्या है? भारत फेडरलिज्म है। तो अब देखते हैं, देश में एक से अधिक संघ का होना गलत है, देश में एक से अधिक सत्ता का होना गलत है, देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना ये भाई 100% सही है। फिर आगे, देश में एक से ज़्यादा संघ के लोगों का गलत है, इसका मतलब ये सही है।
तो दोस्तों आगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों आप सभी को पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप इसका यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, वेट, तो आप इसका यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहते हैं, ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत सारे नियमों कलेक्ट करके रखे गए हों तो उसे क्या कहते हैं? आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। ओके, ये आप कर दोगे। फिर आगे, संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन कौन से हैं? अंग कितने हैं संविधान के अनुसार? अपने भारत में कितने अंग है सरकार के? बताइए दोस्तों, कितने अंग है सरकार के? यानी कि जिस तरह से मैंने बताया था कि अपने शरीर के हेड, हैंड्स, लेग, फुट एंड ये वाले जितनी भी चीज़ें हैं तो अंग है। तो वैसे ही यहाँ पर सरकार के कितने अंग हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। इसका मतलब सभी है तो सही भी है, तो डी लगाओ। ओके, फिर आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की? पहली बार मांग कब की थी? संविधान सभा के गठन की कांग्रेस ने पहली बार मांग की थी 1934 के अंदर, 1934 के अंदर। फिर गठन कब किया गया यहाँ पर संविधान सभा का? 1946 के अंदर। संविधान बनकर तैयार कब हो गया? 1949 के अंदर। लागू कब हुआ? 1950 के अंदर। ठीक है, तो पहली बार मांग कब की? 1934 में। कर दो टिक, हो गया। आगे, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता, शोषण, सांस्कृतिक, ये सारे है ना यहाँ पर संवैधानिक अधिकारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। फिर आगे नेक्स्ट है, संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? अंतरात्मा संविधान की उस किसे कहा जाता है? संविधान की अंतरात्मा उसे कहा जाएगा जो लोगों की सुरक्षा करे। और संविधान के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों की सुरक्षा करता है? तो वो है फंडामेंटल राइट। क्या मौलिक अधिकार है इनमें? है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट को क्या कहते हैं? संविधान की अंतरात्मा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोगों की रक्षा करते हैं। लोगों की रक्षा किससे करते हैं? जो कानून बनाते हैं, चाहे लागू करते हैं, उन सभी से मौलिक अधिकार लोगों की रक्षा करते हैं, इसलिए संविधान की अंतरात्मा इसे कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं दोस्तों, आपको बधाई एक बार। एंड लास्ट के अंदर जो एक रहा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन होंगे तो वो कंप्लीट करेंगे, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट बार पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर अपने देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया, चैप्टर को भी कर लिया। चैप्टर को करने के बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, वो हो चुके हैं। एंड अब करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पर 2 ही है आपकी बुक्स के अंदर, बट एक मैं वैसे बता दूंगा आपको, पहले ये 2 करिए। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई भी लोकतांत्रिक देश है यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसको संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है? आपको पता है संविधान क्या है? संविधान नियमों का एक संग्रह है। नियमों की कब आवश्यकता पड़ती है? सरकार को बनाने के लिए। सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसे रोकने के लिए। सरकार क्या काम करेगी ये भी डिसाइड कौन करता है? संविधान करता है। और प्रशासन कैसे चलेगा ये भी संविधान डिसाइड करता है। तो हर एक घड़ी पर यहाँ पर नियम की जरूरत पड़ती है, तो हर एक सिचुएशन में संविधान की जरूरत होती है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने कैसे लिखा है? यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा लिखना है, आप वैसे लिख सकते हो जैसे कि संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है, तो ये आप लिख सकते हो कि सरकार को बनाने के लिए, सरकार गलत काम करे तो उसे रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। एनीवे कैसे भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया जैसे मैंने पहले लिखा है कि आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकता है। यानी कि अपने सपनों के अनुसार कैसे रच सकता है कि जैसे मान लो कि कोई कंट्री है, कंट्री के अंदर अब मैं मेरी कंट्री के अंदर रह रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे देश के अंदर ये प्रॉब्लम है, किनको अधिकारों से वंचित किया गया है, उनको अधिकार देने हैं। तो अब मेरे को इन चीज़ों का पता है, अगर मैं खुद संविधान बनाऊंगा यहाँ पर तो मैं उनको अधिकार दूंगा तो वो अपने अनुसार अपने देश को बना सकते हैं, ठीक है। फिर आगे, यह ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। तो ये संविधान होता है। संविधान क्या करता है? संविधान ऐसे नियम बना देता है कि जो यहाँ पर
सत्ता जिसके पास में होती है तो वो उसका दुरुपयोग ना कर सके। अब मान लो कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी के हाथ में यहाँ पर सत्ता है तो वो तो सत्ता का यहाँ पर दुरुपयोग भी कर सकता है, पर नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे देश में संविधान है, संविधान उनको ऐसा करने से रोकेगा। अगर वो फिर भी ऐसा करते हैं तो उसको दंड मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ पर काम होता है संविधान का। कोई ताकतवर समूह किसी कम ताकतवर समूह के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। अब मान लो कि कोई ताकतवर समूह, मान लो कि फिर फॉर एग्जांपल जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के पास में बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो, तो वो क्या गरीबों को यहाँ पर सताएगा? तो आज तक सताया क्यों नहीं? इसी रीजन से क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं सता सकता। अगर सताएगा तो जेल में डाल देंगे, ठीक है, पकड़ के। तो कोई भी कितना भी पावरफुल इंसान हो तो वो कम जो यहाँ पर शक्तिशाली लोग हैं उनको नहीं सता सकते हैं, क्योंकि ये सारी संविधान की पावर है, इसलिए संविधान आवश्यक है। ओके, समझ गई होंगे। आगे, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो क्या होता? अगर मान लो कि जिसे हम चुनते हैं उस पर कोई अंकुश ही नहीं होता उसकी शक्तियों पर, तो क्या होता? अगर उसकी शक्तियों पर अंकुश नहीं होता तो वो मनमानी करेंगे, जबरदस्ती काम करवाएंगे, हम अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन में डाल सकते हो। ओके, तो मैंने कैसे लिखा है? प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते तथा मनमानी करते। अब मान लो कि उनके अंकुश नहीं होगा तो क्या करेगा? शक्तियों का दुरुपयोग करेगा और यहाँ पर अपनी मनमानी करेगा। वे किसी को भी डराते धमकाते और अल्पसंख्यक लोगों की उपेक्षा करते हैं। अब मान लो कि उसकी शक्तियों पर कोई अंकुश तो होगा नहीं, रोकने वाला कोई होगा नहीं, तो वो हर किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, ठीक है। और जो अल्पसंख्यक होंगे, कम, जिसकी संख्या कम होगी लोगों की, तो उनको तंग भी करेंगे। वे अपने निर्णय जनता पर थोप दे जिससे जनता स्वतंत्रता के अधिकार का लाभ नहीं उठा पाती। अब मान लो कि मेरे मन में आ गया कि तू झाड़ू निकाल, तू यहाँ पर बर्तन साफ कर, तो मैं तो पूरे दिन काम लगाए रखूँगा हर किसी को। अगर मान लो मेरे को पावर मिल गई तो अब वो जो लोग हैं वो ना खेल सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी से काम, तो उसके स्वतंत्रता का अधिकार भी मैं छीन लूँगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, मैंने तो क्यों छीनना है, जिसके हाथ में सत्ता होगी उसकी बात कर रहा हूँ। तो आइए, आपको दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन इसलिए निकाले हैं क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। बट इसके अलावा ये पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के बैक साइड से अच्छे 2 क्वेश्चन है, बट पूरा चैप्टर ही आपके लिए अच्छा है। चैप्टर में से और क्वेश्चन अच्छे कौन से हो सकते हैं, जिससे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लीजिए फंडामेंटल राइट, तो आप यहाँ पर लिखिए वेट फॉर 2 मिनट, मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, तो वो आप यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो वो जब आप पूरे इस लेक्चर को देखोगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट और क्वेश्चन लिख सकते हो, जैसे मौलिक अधिकार कितनी है, व्याख्या करें। तो इसका आंसर दोस्तों आप क्या लिखोगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं, व्याख्या करें, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर लिखोगे कि मौलिक अधिकार यहाँ पर 6 है। 6 कौन कौन सी है? यहाँ पर समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक विचारों के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो ये 6 अधिकार यहाँ पर है दोस्तों। तो ये आप यहाँ पर अधिकार लिखोगे, सामने उनकी हल्की फुल्की व्याख्या कर दोगे, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए यहाँ पर, बाय द वे ये अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर अगर दूसरा क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष है, आप धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? तो ऐसी कंट्री, तो धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सरकार का सभी धर्मों से दूर रहना। धर्म का मतलब धर्म होता है, निरपेक्ष का मतलब तटस्थ रहना, यानी कि धर्म से सरकार का तटस्थ रहना। सीधी सिंपल भाषा में कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, राज्य धर्म घोषित नहीं करेगी, सभी धर्मों का सम्मान करेगी, ठीक है। इसकी सिंपल सी यहाँ पर परिभाषा है कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा, इसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गई, ये 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी साथ में यहाँ पर ऐड करने हैं, इनके आंसर आपको चैप्टर में से मिल जाएंगे, आपकी बुक्स के अंदर दी हुई हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों वेट मैं बताता हूँ आपको, ये कहाँ पर है। बाकी आप अगर लेक्चर वीडियो यहाँ पर देखोगे, पूरी लेक्चर वीडियो में तो बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, बट अगर आप सीधा डायरेक्ट देखना चाहती हो तो मैं आपको पेज नंबर यहाँ पर बता देता हूँ।
ये पेज नंबर आपके ऊपर दिया है, 40 नंबर पेज नंबर है। 40 नंबर पेज नंबर पर सारे फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं, यहाँ से आप कर सकते हो। बट मैंने लेक्चर में बहुत ही इजीली यहाँ पर बताया, अगर लेक्चर देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, और साथ में और चीज़ें भी जानने को मिलेगी। बट यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ठीक है। मेरे ईजिली है, बट इसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत आएगी याद करने में। फिर धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हो? धर्मनिरपेक्ष मैंने सिंपल बता दिया, इसके अंदर आपको दिक्कत आएगी याद करने के अंदर, समझ नहीं आएगा। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सभी धर्मों को सम्मान करेगी, इसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन इस चैप्टर के कंप्लीट होने पर। एंड अब मिलेंगे अपने सेकंड चैप्टर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।